नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। हमारे जो टॉपिक चल रहा था, अनुसूचियां चल रही थी। लास्ट वाली क्लास में हमने एर्थ शेड्यूल के बारे में चर्चा की थी, 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित थी। आज का जो हमारी जो सूची चलेगी वो 9th शेड्यूल चलेगा, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जरा देखिए, 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची। ये 9वीं अनुसूची है साथियों, ये उनसे संबंधित है। जरा देखिए, इस सूची में उन कानूनों का उल्लेख है जो जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस सूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी बात साथियों, इसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जरा देखिए, इस सूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। जरा देखिए साथियों, 1947 से 1950 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ गया और इस सूची को जोड़ना पड़ा। तो जरा देखिए, इसके लिए हम थोड़ा वो देखना पड़ेगा आपको। सरकार, ये जो सरकार है इसमें जरा देखिए आप, आपकी व्यवस्थापिका, आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है कानूनों का निर्माण करती है, निर्माण करना, ये लागू करने का कार्य करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, और ये इसका दोहरा काम है समीक्षा करना किसी कानूनों की या निगरानी करना। इसका जरा हम सरकार के ये ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, अंग पढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बताना चाहूं कि कृषि, जो कृषि थी या भूमि सुधार और कृषि दोनों ही थी, एग्रीकल्चर और लैंड, ये राज्य सूची का विषय था। कृषि व भूमि दोनों ही साथियों राज्य सूची का विषय था। राज्यों को इस पर कानून बनाना था। तो जरा देखिए, ऐसी स्थिति हुई कि 1947 से 1950 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमें 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य साथियों कि जो कृषि यानी भूमि और ये थी, इसका ये देखिए 2% लोगों के पास 2% लोगों के पास 98% भूमि थी, जबकि 98% लोगों के पास केवल 2% भूमि थी। 2% लोगों के पास 98% भूमि का होना और 98% लोगों के पास सिर्फ 2% भूमि का होना, यह संतुलन था इसमें। तो इसको संतुलित करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रथम संविधान संशोधन किया और इसमें कृषि में एक काश्तकारी, जिसको कृषक कहा जाता है, कृषक काश्तकारी यानी कि भूमि का वो मालिक नहीं होता, काम करता है सिर्फ। तो लोगों को भूमि का मालिक बनाने के लिए जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन थी, उसमें एक निश्चित अनुपात में उनके पास भूमि रखना और बाकी लोगों के लिए समायबंदी करना। तो इसको लेके यानी कि 2 प्रकार के कानून लेके आई सरकार भूमि सुधार के अंदर, एक तो चकबंदी और एक हकबंदी। जरा देखिए, तो प्रथम अमेंडमेंट हुआ चकबंदी और हकबंदी। भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून लेके आई
भूमि सुधार कानून में दो प्रकार के कानून लेके आई। एक हकबंदी, दूसरा चकबंदी। हकबंदी वो चकबंदी। हकबंदी का तात्पर्य था कि आपके पास भूमि का हक है ना, और अधिकतम कितनी भूमि होगी वो हकबंदी में थी, यानी कि अधिकतम भूमि का आपके पास जो हक होगा वो कितना होगा, हकबंदी यानी अधिकतम भूमि। दूसरा चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है, पहले छोटे छोटे चक हुआ करते थे, छोटे छोटे खेत होते थे चक। बंदी में जो छोटे छोटे चक होते थे, ऐसे इन छोटे छोटे चकों को मिलाया गया और इनको मिला के भूमि बनाई गई। तो ये थी आपकी चकबंदी, यानी छोटे छोटे चकों को जोड़ना, छोटे छोटे चकों को जोड़ना चकबंदी थी। अनुच्छेद आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी लेके आए, जो बाद में 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा संशोधन किया गया। तो कृषि तथा भूमि दोनों राज्य सूची के विषय थे, हम चर्चा कर रहे थे। तो जरा एक बार और देखिए, कृषि व भूमि दोनों राज्य सूची के विषय थे। दोनों क्या थे भाई, राज्य सूची के विषय थे। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों, साथ के साथ नोट करते चलिए, कानूनों को न्यायालयों में चुनौती दी गई। कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी गई, जो राज्य सरकारों ने जो कानून बनाए उसको न्यायालय में चुनौती दी गई। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में जरा देखिए, इंपॉर्टेंट है। कामेश्वर बनाम बिहार राज्य, कामेश्वर बनाम बिहार राज्य 1951 के मामलों में, 1951 के मामलों में पटना उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया। भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया। आगे देखिए जरा, अब बात आ जाती है प्रथम संविधान संशोधन का विरोध होने लगा, तो उसके विरोध के क्या कारण थे साथियों, और उसके जवाब में सरकार के क्या तर्क थे। तो जब प्रथम संविधान संशोधन 1951, जरा देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951। अब देखिए इसका विरोध के क्या कारण थे, इसका जो विरोध हुआ उस विरोध के कारण जरा देखिए। पहला तो क्या था कि अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं। लोगों ने तर्क दिया कि आपको पता है 1947 थी, चुनाव आने थे, 1952 में चुनाव हुए थे, तो उससे पहले कह रहे कि जो अंतरिम संसद थी इसको संशोधित करने का अधिकार नहीं है। पहली बात की लोगों ने अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं।
अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं। दूसरी बात कही कि न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। दूसरा, आप चुनाव का इंतजार करना चाहिए, कुछ समय बाद ही चुनाव है। तीसरा तर्क विरोधियों का, चुनाव तक इंतजार करना चाहिए, चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। दूसरा, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, वेट करना चाहिए, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। अंतरिम संसद को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, चुनाव तक आप इंतजार कीजिए कि न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। इस प्रकार विरोध किया गया इन कारणों के द्वारा। अब जरा देखिए सरकार यानी पंडित नेहरू ने उसका क्या जवाब दिया। पंडित नेहरू के क्या तर्क थे, पंडित नेहरू का मतलब यहाँ सरकार से है, तो जरा देखिए नेहरू जी यानी कि सरकार का जवाब देखिए, सरकार के तर्क देखिए। सरकार ने पहला तर्क दिया कि आर्टिकल 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार अंतरिम संसद को भी संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 के तहत अंतरिम संसद को भी संशोधन करने का अधिकार है, यानी कि 368 के तहत अंतरिम संसद भी संशोधन कर सकती है साथियों। दूसरा कहा कि सैकड़ों वर्षों से इंतजार ही तो कर रहे थे, सैकड़ों वर्षों से इंतजार ही तो कर रहे थे, अब और इंतजार नहीं कर सकते। मेरे देशवासी सैकड़ों वर्षों से इंतजार ही तो कर रहे थे। दूसरा, संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। तीसरा देखिए, संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, तो आर्टिकल 368 के अनुसार अंतरिम संसद को भी पावर है। दूसरा, सैकड़ों वर्षों से इंतजार ही तो कर रहे हैं हम, और संविधान सभा में इस विषय पर भी चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार सरकार ने यानी पंडित नेहरू ने जवाब दिया। जो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान में जो अमेंडमेंट हो रहा था, उसके विरोध के जो कारण थे, उन विरोधों को देखते हुए पंडित नेहरू ने इसका जवाब दिया। अब जरा देखिए साथियों, प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बारे में देखिए जरा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 जरा देखिए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31A, आर्टिकल 31A के अंतर्गत राज्य लोकहित तथा समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिकृत कर सकता है, यानी राज्य लोकहित हेतु समुचित संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। राज्य लोक हेतु समुचित संपत्ति का उपयोग हेतु, समुचित संपत्ति का उपयोग हेतु अधिग्रहण कर सकता है। जरा देखिए आर्टिकल 31B में जो विधि के भाग थर्ड में है वो असंगत है। अनुच्छेद 31B, इसमें कहा गया भाग थर्ड असंगत की बात की गई। तो जरा देखिए साथियों, प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में
दो नए अनुच्छेद जोड़े गए साथियों, 31A और 31B। तो दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 31A में यह उल्लेखित किया गया, अनुच्छेद 31A में यह उल्लेखित किया गया साथियों कि राज्य लोकहित तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु अधिकृत कर सकता है। और आर्टिकल 31B में यह उल्लेखित किया गया कि कुछ विधियां जो भाग थर्ड के साथ असंगत होने पर भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी भाग थर्ड के अनुसार असंगत होने पर भी आप उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती साथियों। समझ में आई बात। 31A के अनुसार राज्य लोकहित हेतु समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। और 31B में कहा गया कि यह उल्लेख किया गया कि कुछ विधियां जो भाग थर्ड के साथ असंगत होने पर भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 31B के अनुसार उन विधियों का उल्लेख भी 9वीं अनुसूची में है। कहने का तात्पर्य 31B के अनुसार उन विधियों का भी उल्लेख 9th शेड्यूल में है, 9th शेड्यूल में है। अब जरा देखिए आगे, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में जरा देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, भारत संघ 1951 के मामलों में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया। देखिए साथियों, प्रथम संविधान संशोधन में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामलों में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जो चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती को क्या किया, वही खारिज कर दिया। अब जरा देखिए, वर्तमान में नोट लगा के लिखिए, वर्तमान में 9th शेड्यूल के अंतर्गत बात करें, 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो लगभग 284 कानून है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 कानून है। 9वीं अनुसूची में 284 कानून है। अब जरा देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद जरा देखिए, केशवानंद जो वाद है इसको हम कहीं जगह पढ़ेंगे, बाद में अलग से भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। पूरी डेट लिखिए चाहे तो, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। इसमें 9वीं जो अनुसूची है उसमें कहा गया कि इस अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है। तो इसमें क्या कहा गया, जो 9th शेड्यूल है यानी 9वीं जो अनुसूची है, उस अनुसूची की भी समीक्षा की जा सकती है, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। अब जरा देखिए इसमें क्या कहा गया
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में नवी अनुसूची को संवैधानिक ठहराया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था उसमें 9th जो शेड्यूल थी आपकी उसको संवैधानिक ठहराया गया। क्या किया गया भाई? संवैधानिक ठहराया गया 9th शेड्यूल को। लेकिन जरा देखिए अब है, लेकिन न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद किसी नए कानून को 9th शेड्यूल में अगर आप शामिल करते हो तथा संविधान की संरचना का अगर वो उल्लंघन करता है, आधारभूत ढांचे की संरचना का अगर वो उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसकी कानून की भी समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता है। कहने का तात्पर्य केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 24 अप्रैल 1973 को उसकी समीक्षा की गई, उसको संवैधानिक ठहराया गया। लेकिन साथ में यह भी निर्णय दिया गया, क्या? यह भी निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल डेट फिक्स की गई, 24 अप्रैल 1973 के बाद का अगर कानून है आप 9th शेड्यूल में उसको शामिल करते हो तथा संविधान की कोई आधारभूत संरचना का अगर वो उल्लंघन करता है, संविधान की आधारभूत अगर वो संरचना का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। समझ में आई बात? इसके बाद के जो भी कानून होंगे उस कानून को 9th शेड्यूल में अगर आप लोगों ने शामिल किया, कोर्ट ने निर्णय दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया कि उससे पहले के कानूनों को हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन 1973 के बाद के अगर कानून है 24 अप्रैल 1973 के बाद के और संविधान की जो आधारभूत संरचना है वो मूल ढांचा अगर उसका उल्लंघन करता है तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ये थी आपकी 9th शेड्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी साथियों। जरा देखिए